Allah who's the most merciful Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद, एक न्यू वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में अगेन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो सेशन। आज का जो सा वीडियो सेशन है, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये लॉन्ग भी है, इसमें शॉर्ट भी आते हैं और MCQs भी आते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। आज के जो से वीडियो सेशन के की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट के पॉइंट जो उनसे इंपॉर्टेंस को शो करेंगे वाटर की। उसके बाद हम सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, देन हीट कैपेसिटी की बात होगी, उसके यूजेस की बात होगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इसका यूजेस क्या है, उसके बाद आयोनाइजेशन, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है जी, वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। जितनी भी तरह की लाइफ है, सारी की सारी लाइफ डिपेंड करती है वाटर के ऊपर। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को पैदा किया पानी से। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। जो उनका वाटर है वो लाइफ का मीडियम है। अगर वाटर ना हो तो लाइफ की एग्जिस्टेंस भी ना हो। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास एक फीटस की हम बात करें तो उसमें 100% होगा वाटर की प्रेजेंस। अगर हम बेबी की बात करें एट द टाइम ऑफ बर्थ तो 80% होगा। नॉर्मल एडल्ट जोन से है उसकी बॉडी में 70% होगा, और जब वो पर्सन एजड हो जाएगा देन वो 50% आ जाएगा। मीन्स कि अगर हम डिफरेंट स्टेजेस जस्ट एक ह्यूमन की स्पीशी की ही देखें तो उसमें वाटर की परसेंटेज देख सकते हैं कि ये अबंडेंट होता है बॉडी के अंदर। और इसी चीज़ को एक्सप्रेस यहाँ पे किया गया है। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स में इनकी जो सी परसेंटेज है वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें बोन सेल्स की तो बोन सेल्स के अंदर इनकी जो परसेंटेज है वो 20% है, और ब्रेन सेल्स में बात करें तो 85% वाटर होगा। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ द सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जितने भी एक सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में होंगे। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर रिएक्शन भी नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल का लिविंग कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें साइटोप्लाज्म आता है और उसके अंदर 90% वाटर होता है। अगर वो 90% वाटर ना हो तो साइटोप्लाज्म भी ना हो और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म भी ना हो, जो कि लिविंग कंटेंट है सेल का। अगर आप यहाँ पे देखें वाटर परसेंटेज इन ह्यूमन ऑर्गन्स, तो ऑर्गन वाइज ये वेरी करेगी। जैसे कि अगर किडनी की बात करें तो यहाँ पे 85 है, हार्ट में 73 या 75 to 80 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे हर एक की चेक कर सकते हैं। जो मेनली कंसर्न हमारा था हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट चलते हैं। It also take part in many biochemical reactions such as hydrolysis of macromolecules। अब जो उनका वाटर है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली अभी आपको बताया है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होंगे। सो जो उनसे मैक्रोमोलिक्यूल है उनकी हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर कोई चीज़ पानी की प्रेजेंस में ब्रेक हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर होता है और लाइसिस मीन ब्रेकिंग, मीन्स के ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एस्टर है, उसकी हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। यह CH3COOH, और यहाँ पर है वाटर। ये उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म है और ये इनकी मोलेकुलर फॉर्म है। अब जब ये वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो इस केस में क्या होता है, जोन सा ये हमारे पास एस्टर है, एक एसिड है CH3COOH, ये ब्रेक हो जाता है दो कंपाउंड में, CH3COOH और CH3OH। CH3COOH ये वाला इन दोनों चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद लिखा है इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होगा। हम इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए चलते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमारे पास है वाटर। जब ये मिलते हैं दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो ये जनरेट करेंगे ग्लूकोज और साथ रिलीज होगा ऑक्सीजन।
अब ये बात आप माइंड में रखें कि अगर आपने यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल लिए हैं तो फिर लास्ट पे हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल वाटर्स के अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पर जो सा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, इस केस में वाटर यूज़ हो रहा है, सो हम बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो वाटर भी है। नेक्स्ट है जी, हम बात करते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स की। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास बात है, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। यह केमिस्ट्री का रूल है, ऑलरेडी आपको आइडिया भी होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब है कि पोलर चीज़ पोलर में और उसके बाद नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होगी, डिजॉल्व होगी। आयनिक सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। अब NaCl हमारे पास एक आयनिक सब्सटेंस है और जब इसको पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। हमारे पास पॉजिटिव आयन है जो कि सोडियम है और ये हमारे पास नेगेटिव आयन है जो कि क्लोरीन है। अब जो सा पानी का ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, जो रेड कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये ऑक्सीजन का है और जो सा ब्लू कलर शो हो रहा है वो हाइड्रोजन का है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। सो नेगेटिव वाला जोन सा एंड है वो सोडियम पॉजिटिव की तरफ है और इस केस में क्लोरीन नेगेटिव है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव उसकी तरफ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स इन वाटर। अब जोन सी इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर जो कि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं तो वो पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगी, वो इस तरह से चार्जेस में कन्वर्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट है जी, when in solution, ions and molecules move randomly and are in more favorable state to react with other molecules and ions. अगर हम देखें हमारे पास फ्री स्टेट है, यहाँ पर भी फ्री स्टेट में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास आयन्स हैं और ये हमारे पास हैं मॉलिक्यूल्स, तो आयन्स और मॉलिक्यूल की जो सी मूवमेंट होगी वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से होगी। और अगर इन दोनों की मूवमेंट हो रही है मीन्स के एक दूसरे के पास भी आएंगे और केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। It is because of this property the water that almost all reactions in a cell occur in the aqueous medium. So इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर वाटर की वजह से ही आयन और मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो आयन्स और मॉलिक्यूल्स ही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जितने भी सेल में रिएक्शन होते हैं वो एक्वस मीडियम की मौजूदगी में होते हैं। In cells, all chemical reactions are catalyzed by enzyme which works in aqueous environment. और हमें पता है कि जौन सी प्रोटीन हमारे पास एंजाइम की फॉर्म में है वो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करती है, स्पीड अप करती है और इसके खुद की फंक्शनिंग के लिए एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वाटर है तो एंजाइम एक्टिव होंगे और अगर एंजाइम एक्टिव होंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। Non-polar organic molecules such as fat are insoluble in water and help to maintain the membrane which makes a compartment in the cell. अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, गोल्गी एपैरेटस की मेम्ब्रेन में भी, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। अब जौन सी ऑर्गेनिक चीज़ है और यहाँ पर ऑर्गेनेल की फॉर्म में भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, इसीलिए जो उनसे ऑर्गेनली हैं वो स्टेबल होते हैं और सेल की स्ट्रक्चर भी स्टेबल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है, अब सिंपली थोड़ा सा समझ लें। हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर वाटर है 1 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 15 से 16 हो जाए। सो डेफिनेटली हम उसके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट करेंगे ताकि वो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 टू 16 हो जाए। तो वही जो हीट की क्वांटिटी जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 कर दे, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा कर दे, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। अब वाटर में ये एबिलिटी है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर का खुद का टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। इसी के अकॉर्डिंगली हम हीट कैपेसिटी की डिफाइन करते हैं। हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहाँ से डिफाइन शुरू हो रही है जी। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज
हीट कैपेसिटी, और जो वाटर के लिए है वो 1 है। अब इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कैलोरीज, हीट की कैलोरीज में वो मिकदार जो हमें चाहिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 करने के लिए, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम बात करें वाटर के लिए तो इसकी वैल्यू है 1.0। दिस इज बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर के दरमियान, उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। Water thus work as temperature stabilizer for organism in the environment and hence protect living material against sudden thermal change। अब क्या होता है कि जो सा वाटर है वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अगर वहाँ पे वाटर होगा तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो हीट होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर में, और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगर सडन थर्मल चेंज आ रही है, लेट्स से इन्वायरमेंट में आ रही है या एक ह्यूमन की बॉडी में आ रही है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर ह्यूमन की बॉडी है तो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा बुखार हो जाए तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप पानी की पट्टियाँ करें ठंडे पानी की, तो वो जो पानी है वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो सडन थर्मल चेंज था एक ह्यूमन बॉडी के लेवल पर, उसको भी मेंटेन करने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, और सेम प्रोसेस यूज़ होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है जी? हीट ऑफ वेपराइजेशन सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई भी लिक्विड है, हम उस लिक्विड को चाहते हैं कि वो कौन सी फॉर्म में चला जाए, वेपर्स की फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में। सो एक लिक्विड को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सा लिक्विड है वो जितनी कैलोरीज एनर्जी की एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपनी लिक्विड फॉर्म को चेंज कर दे वेपर्स में या गैशियस फॉर्म में, उसको भी हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर एब्जॉर्ब मच हीट एज इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड। इसका मतलब क्या है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीज में। वो कैलोरीज की क्वांटिटी जो 1 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करके खुद अपने आप को वेपराइज कर ले, उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सा बोलूँ तो जोन सा हमारे पास 1 ग्राम अगर वाटर है उसको हम हीट दें और वो चला जाए वेपर्स में, तो वो जितनी हीट लेगा उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम बात करें वाटर की तो 574 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 1 केजी वाटर है तो उसको वेपराइज करने के लिए जो हमें एनर्जी दरकार है वो 574 किलो कैलोरी होगी। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द हीट प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो जो वाटर होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं जी। It also provide cooling effect to the plant when water is transpired or to the animal when water is perspired। अब प्लांट की बॉडी में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि लीफ हैं। जब लीफ से वाटर ट्रांसपायर होगा तो वो जो ट्री है उसके आसपास ही होगा। लेट्स से हमारे पास ट्रीज हैं तो पानी का ट्रांसपायर होगा तो वो उसके आसपास ही होगा, तो जो उसका माइक्रो इन्वायरमेंट है ट्रीज का वो कूल होगा। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा हीट है तो उसको स्वेटिंग हो जाती है शुरू। वो जो सा स्वेट है वो बाहर वाली हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर तो नहीं जाने देगा, लेकिन बाहर वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो स्वेट है वो वेपोराइज्ड होकर इन्वायरमेंट में चला जाएगा और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट होगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल ये समझें, हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर हमारे पास जो वाटर है वो 1 लीटर है और फॉर एग्जांपल उसका जो सा टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। हम उसको हीट दें तो उस 1000 ml में से अगर 2 ml वेपर्स बन जाएँ तो जो बाकी 998 ml होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो हमने हीट दी थी वो हीट एब्जॉर्ब कर ली है 2 ml वाटर ने और वो वेपोराइज्ड हो गए हैं। तो वेपोराइज्ड होने से जो रिमेनिंग वाटर होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। आयनाइजेशन की बात करें तो आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रल एंटिटी या एटम अपने आप को कन्वर्ट कर ले एक आयनिक फॉर्म में, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लें, ये हमारे पास वाटर है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस केस में जो वाटर स्प्लिट हो रहा है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब ये जो सा प्रोसेस है जिसमें वाटर अपने आप को अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर।
अब जो सा ये वाला प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो इक्विलिब्रियम को यहाँ पे मेंटेन करना होगा। सो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जो सी हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस की कंसनट्रेशन है इन दोनों आयंस की प्योर वाटर की, वो 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आप याद भी रखिएगा। द H plus and OH minus ions affect and take part in many of the reactions that occur in these cells। अब वाटर की आयोनाइजेशन का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसके रिजल्टेंटली जो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये यूज होंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। लास्ट हमारे पास फंक्शन आ गया प्रोटेक्शन। अब वाटर प्रोटेक्शन देता है, हमने इसको देखना है कि वाटर किस तरह से प्रोटेक्शन देता है। वाटर इज effective lubricant that provide protection against damaging result from the friction। अब जो भी लुब्रिकेंट होगा वो फ्रिक्शन से होने वाली जो हीट है उसका जो नुकसानदायक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उससे रिकवर करवाएगा लुब्रिकेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो ये ह्यूमन आई बॉल है और ये आईलेट है। हमें पता है कि जो आईलेट है वो आई बॉल के ऊपर मूव करता है। सो मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से या तो आईलेट को या आई बॉल को लॉस हो सकता है। सो हमारी आंख के अंदर होते हैं टीयर ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं टीयर, और ये वाला जो सा टीयर है फ्रिक्शन को कम करता है, और अगर उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो आई बॉल है या आईलेट है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब सेम चीज़ हमारे पास इस तरफ है। हमारे पास ये हार्ट है जो कि एक सैक के अंदर बंद है जिसका नाम है पेरिकार्डियल सैक। उसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब वो जो सा फ्लूइड है बाहर से आने वाले जो उनसे फोर्सेस हैं, प्रेशर है, उसको खुद बियर करता है और हार्ट को कोई भी डैमेज आने नहीं देता। सो ये दोनों फंक्शन थे वाटर के प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली। सो ये था गाइस आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और इसको खुद भी विजिट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोस हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव होंगी आपके एकेडमिक कैरियर के लिए, उसको आप कैश कर सकें और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। आज का जो सा लेक्चर है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो हैं वो हैं इंपॉर्टेंस, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताए थे, फिर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के कुछ पॉइंट थे, हीट कैपेसिटी थी, उसका यूजेस था, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी था और उसका भी मैंने यूजेस बताया, फिर आयोनाइजेशन है और इसके भी यूजेस हमने पढ़े, और लास्ट में हमने बात की थी प्रोटेक्शन की। अब जो वाटर की इंपॉर्टेंस है एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सो पॉसिबली जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया, और हर एक जो आपके पास की पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कोशिश करें कि हर एक से 3 से 4 आप MCQ ड्रॉ कर लें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये पूरे का पूरा जो सा आपको लेक्चर तैयार हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।